हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? चलो बढ़िया है। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करेंगे समाकलन को। उससे पहले हम बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री, इट मीन्स त्रिकोणमिति हम पढ़ चुके हैं। अवकलन को हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अवकलन के 3 या 4 ऐसे फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को अच्छी तरह से आने चाहिए, क्योंकि जो अवकलन के ऊपर जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो बेस्ड होते हैं उन्हीं 3 या 4 फॉर्मूलों के अंदर। तो वो 3-4 फॉर्मूलों बेस्ड जो क्वेश्चंस है, अगर उनको आपको अच्छे से हैंडल करना है तो उन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से समझ लेना, उसके बाद ही समाकलन समझ में आएगा। तो हम बात करते हैं समाकलन की। तो उससे पहले अगर बच्चों ने, आप लोगों ने अवकलन का वीडियो नहीं देखा है तो अवकलन का वीडियो अच्छे से देख लेना। फिर भी मैं है ना 2-3 जो फॉर्मूले हैं उनको वापस यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। वो फॉर्मूले क्या है यहाँ पे देखो। सबसे पहले हमारे पास में आता है डिफरेंशिएशन। अवकलन को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? हम प्रदर्शित करते हैं dy/dx। इसका मतलब है y में x के सापेक्ष अवकलन, y में x के सापेक्ष अवकलन। और यही अवकलन किसको बता रहा है? y में ताक्षणिक परिवर्तन की दर, y में ताक्षणिक परिवर्तन की दर, ताक्षणिक परिवर्तन की दर को बताता है। ये ताक्षणिक का मतलब जैसे आप x की वैल्यू बदलते हो किसी टाइम पे, तो उस समय y में कितना परिवर्तन हुआ, इसको बोलते हैं ताक्षणिक परिवर्तन की दर। तो अवकलन रियल में देखा जाए तो क्या है? एक परिवर्तन की दर है। अवकलन क्या है? कि परिवर्तन की दर है, जिसमें कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों के बेसिस पे ही हम अवकलन को क्लियर कर पाते हैं। जिसमें हमारा पहला फॉर्मूला क्या है? यदि मैं बात करूँ एक नियतांक है तो नियतांक का अवकलन कितना होता है? 0 होता है। हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास में क्या है? यदि हमारे पास में कोई फंक्शन, कोई फलन x की पावर n है, उसका यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है n x की पावर n-1। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो पहला यही है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अवकलन के लिए यही है। इसको तो याद रखना ही रखना है सभी को। नियतांक का अवकलन 0 कैसे हुआ? सर नियतांक कभी नहीं बदलता, जबकि यहाँ पे क्या बोला गया है? एक चर में दूसरे चर के सापेक्ष परिवर्तन, एक चर में दूसरे चर के सापेक्ष परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। तो सर नियतांक में तो कभी परिवर्तन होता ही नहीं। नियतांक तो हमेशा क्या रहता है? नियत रहता है। इसलिए इसका अवकलन क्या आएगा? 0 आएगा। इस तरह से आपको क्या दिया? x की पावर n का अवकलन क्या आएगा? n x की पावर n-1। बाकी और टर्म्स क्या है? साइन थीटा का अवकलन, साइन थीटा का अवकलन होता है हमारे पास में कोस थीटा। और बेटा कोस थीटा का जो अवकलन है थीटा के सापेक्ष, वो होता है माइनस साइन थीटा। ये 2 फॉर्मूले और याद होने चाहिए। मिनिमम ये 4 फॉर्मूले सभी बच्चों को याद होने चाहिए अवकलन से रिलेटेड। बिकॉज 11th या 12th में जो भी कंपटीटिव एग्जाम में हमारे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ज़्यादा इन्हीं पे बेस्ड होते हैं। x की पावर n, कांस्टेंट, साइन थीटा और कोस थीटा। बाकी और छोटे मोटे जो भी है आपको टेन थीटा का याद रखना है, ठीक है, कोड थीटा का याद रखना है, वो आपके बाद में है। सबसे पहले ये 4 है, इन 4 को आपको क्लियर करना है। ठीक है, सबसे पहले चारों आपको याद होने चाहिए। चलो अब हम बात करते हैं कि सर समाकलन क्या है। अवकलन तो हमें अच्छे समझ में आ गया कि अवकलन क्या है? ताक्षणिक परिवर्तन की दर है, ताक्षणिक परिवर्तन की दर है। लेकिन समाकलन क्या चीज है? समाकलन होता है सम प्रोसेस, जोड़ने की प्रक्रिया। तो समाकलन क्या है? समाकलन एक जोड़ने की प्रक्रिया है। समाकलन एक जोड़ने की प्रक्रिया है, जोड़ने की प्रक्रिया है। तथा यह अवकलन का या अवकलन की एक प्रतिलोम प्रक्रिया है। एक प्रतिलोम, रिवर्स है ना, एक प्रतिलोम प्रक्रिया है। मतलब आपने किसी फलन का जो अवकलन किया था ना, उसका यदि आप वापस समाकलन करोगे तो वही फंक्शन आपको वापस मिल जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास में कोई फलन है, उसका मैंने अवकलन किया, कुछ मान आया, उसका मैं वापस समाकलन लूँगा तो मुझे वापस वही मान मिल जाएगा। इसलिए समाकलन क्या है? अवकलन की एक प्रतिलोम, रिवर्स प्रोसेस है ना। ये क्या है? एक रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया है।
क्लियर है सबसे पहले यहाँ तक। दूसरी चीज़ है जोड़ते कैसे हैं। यदि हमारे पास विविक्त मान है बेटा, देखो विविक्त मानों के लिए तो हम क्या यूज करते हैं, विविक्त मानों के लिए डिस्क्रीट वैल्यूज 1 2 3, विविक्त मानों के लिए हमेशा जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं, जोड़ने के लिए, विविक्त मानों के जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसको समेशन बोलते हैं। इस सिंबल का प्रयोग किया जाता है, इस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। जबकि अगर हमारे पास में फंक्शन सतत है, फलन क्या है, सतत है, तो विविक्त मानों के लिए तो हमने ये कर लिया। सतत मानों के लिए क्या करेंगे, सतत मान या सतत फलनों के लिए, सतत फलनों के लिए इसी को हम क्या बोलते हैं, समाकलन का साइन है ना। ये जो चिन्ह है हमारे पास में, ये लहराता हुआ जो आपको सांप दिख रहा है ना, इस तरह से बैंड खाता हुआ, यही समाकलन का सिंबल है। के लिए समाकलन का प्रयोग किया जाता है, के लिए समाकलन का प्रयोग किया जाता है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं एक बार क्लियर करता हूँ। विविक्त मान क्या होते हैं, सतत मान क्या होते हैं। विविक्त मान हो गए बेटा आपके काउंटेशन, जो फिक्स्ड नंबर्स होते हैं ना, 1 2 3 4 5, इन सबको ऐड करना है तो मैं इसके आगे लगा दूंगा समेशन और इनको ब्रैकेट में रख दूंगा। मतलब ये समेशन क्या कहना चाह रहा है कि आपके पास में इतने डिजिट्स है 1 2 3 4 5, तो इसका इनको क्या करना है, ऐड करना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5। जबकि यहाँ पे क्या है, ये समाकलन दिया हुआ है तो यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे f(x) का समाकलन करना है dx के सापेक्ष। f(x) का मतलब है यहाँ पे, f(x) का मतलब है यहाँ पे कि हमारे पास में एक x का फलन है। फलन किसे कहते हैं, एक आपके पास में ऐसा चर पद होगा जो किसी दूसरे चर राशि के ऊपर निर्भर करता है, उसको बदलते हैं तो वो भी बदलता है। तो f(x) का समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, dx के सापेक्ष कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे x क्या दे रहा है, सॉरी f(x) क्या दे रहा है सर, x की अलग अलग मानों पर ये अलग अलग वैल्यू दे रहा है, लगातार वैल्यू देता ही जा रहा है। मतलब वैल्यूज क्या है आपके, मान क्या है, सतत है, जबकि यहाँ पे मान क्या है, विविक्त है। अरे क्लियर है, आया समझ में, चलो ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि समाकलन का रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। तो पहले थोड़ा सा हल्का सा फंक्शन लेके उसको समझाते हैं कि सर ये लिखा कैसे है। ये तो समझ में आ गया कि रिप्रेजेंट प्रदर्शन ऐसे करते हैं, समाकलन का निरूपण ऐसे किया जाता है। ऐसा साइन लगाएंगे, किसका, किसके सापेक्ष समाकलन करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रोसेस किया, माना हमारे पास में एक चर पद है y, मैंने बोला है माना y क्या है, किसका फलन है, x का फलन है। y किसका फलन है, x का फलन है। तो अब ये बोल रहा है कि जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करते हो तो y की वैल्यू भी चेंज होती है। तो अब हमको क्या करना है, इस फंक्शन f(x) को पूरा जोड़ना है। सर इसकी बहुत सारी वैल्यूज थी, 1 2 3 4, अलग अलग वैल्यू रखते गए इसने बहुत सारे मान दिए। अब उनको ऐड कैसे करें, तो उसके लिए समेशन यूज नहीं करना, उसके लिए सीधी ट्रिक क्या है, समाकलन। तो यहाँ पे f(x) का सभी मानों का योग क्या आएगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, y का dx के सापेक्ष समाकलन। मतलब क्या हो गया सर, y की वैल्यू f(x) × dx, ये हो गया y का समाकलन। ये क्या आ गया, y का x के सापेक्ष समाकलन, ठीक है ना। y का समाकलन कैसे दर्शाएंगे, समाकलन का साइन y.dx, y की वैल्यू क्या है, f(x).dx। क्लियर है यहाँ तक, ये सिंबल लगाना है। अब बात आती है सर समाकलन का, ये साइन तो समझ में आ गया हमें, इसका जो निरूपण है, समाकलन का जो निरूपण है वो हमें समझ में आ गया कि समाकलन का निरूपण कैसे किया जाता है। समाकलन का निरूपण या प्रदर्शन हम कैसे करते हैं, कुछ इस तरह से करेंगे कि माना y x का फलन है तो y का x के सापेक्ष समाकलन क्या लिखेंगे, f(x) × dx या y × dx, बिकॉज y की वैल्यू तो f(x) है। अब हम बात करते हैं सर इस समाकलन को करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट जो सूत्र है उनकी आवश्यकता पड़ेगी। अगर उन सूत्रों को हम याद कर लेते हैं तो समाकलन बहुत ईजी पड़ जाता है। मैं एग्जाम्पल्स लेते हुए आपको समझाते हुए चलूंगा,
ठीक है, चलो हम एग्जाम्पल के तौर पे इसको करने की कोशिश करते हैं समाकलन को। तो समाकलन के लिए जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले बेटा देखो, महत्वपूर्ण सूत्र कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण सूत्र हमारे पास में हैं। पहला अगर मैं बात करूं तो पहला हम नियतांक ले लेते हैं। तो मैंने कहा यदि आपको क्या दिया हुआ y इक्वल टू सी है, यहाँ c क्या है, यहाँ c बराबर एक नियतांक है, यहाँ c क्या है, एक नियतांक है। तो बताओ देखिए समाकलन ऑफ y इंटू डी एक्स क्या होगा सर, y की वैल्यू है c इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे समाकलन जीरो मत कर देना, नियतांक का अवकलन जीरो होता है लेकिन नियतांक का समाकलन जीरो नहीं होता। ये क्या होगा आपके पास में cx, ये जो आपका कांस्टेंट था, ये नियतांक था, जिसके सापेक्ष समाकलन करो ना वो वेरिएबल, वो चर पद इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं ना। एग्जांपल लेके मैंने क्या कहा है, बेसिक से पूरे एक एक पॉइंट को समझना बेटा। समाकलन बहुत ईजी है, हम क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर करके देखेंगे समाकलन का भौतिकी में क्या अनुप्रयोग है। देखो यहाँ पे मैंने बोला है 3 है, इसका dx के सापेक्ष समाकलन करना है, 3 का dx के सापेक्ष समाकलन करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 और किसके साथ कर रहे हैं, x के सापेक्ष, तो जाएगा 3x। सिंपल है ना सर, कांस्टेंट नियतांक तो ऐसा कैसे रहेगा, किसके सापेक्ष करें, x के सापेक्ष, तो x क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। चलो ये हमारे पास में पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन मेरा मैंने बोला है समाकलन ऑफ 5 इंटू डी जेड। अब कोई बच्चा बोलेगा सर डी जेड क्यों लिख दिया, अरे भाई कोई बात नहीं, 5 का हम जेड के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा 5z, है ना, आंसर क्या रहेगा 5z। दूसरी चीज में एक चीज और बता देता हूं, समाकलन 2 प्रकार का होता है बेटा। समाकलन कितने प्रकार का होता है, समाकलन के जो प्रकार है, समाकलन के प्रकार, समाकलन आपका 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है निश्चित समाकलन, एक तो होता है निश्चित समाकलन, और दूसरा क्या होता है बेटा अनिश्चित समाकलन। दूसरा क्या होता है अनिश्चित समाकलन। अभी जो मैंने यहाँ पे लिया है यह है अनिश्चित समाकलन। सर आपने समाकलन कहाँ से कहाँ तक किया है, जोड़ा कहाँ से कहाँ तक है, कोई लिमिट नहीं दी हुई हमें, कोई सीमा नहीं दी हुई, तो इसको बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। और अनिश्चित समाकलन जब भी करते हैं तो हमारा जो भी आंसर आएगा ना उसके पीछे हमेशा क्या जोड़ते हैं हम, एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, कोई सा भी हो सकता है वो कांस्टेंट, बस सी ऐड करना है आपको, ये फिक्स है। और जैसे मैं अभी निश्चित समाकलन बताऊंगा, दोनों को बारी बारी समझें, फॉर्मूले सेम ही रहेंगे, फॉर्मूले कोई अलग नहीं है, चाहे निश्चित समाकलन हो चाहे अनिश्चित समाकलन हो, फॉर्मूले सबके सिमिलर, आपको सबके सेम याद रखने। बस एक कंडीशन होगी ना, वो कंडीशन चेंज हो जाएगी, किसमें, निश्चित समाकलन में कंडीशन चेंज होने वाली, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूले आपको एज इट ऐसे कैसे करने हैं, अनिश्चित समाकलन यदि कोई लिमिट नहीं दी हुई, ये समाकलन आपने कहाँ से कहाँ तक किया, Z1 से Z2 तक किया है, अगर ये लिमिट दी हुई है तो इसको बोलेंगे निश्चित समाकलन, और यदि हमें कोई लिमिट नहीं दी हुई तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, अनिश्चित समाकलन। क्लियर है। तो नियतांक का समाकलन क्या होगा, नियतांक के साथ कौन मल्टीप्लाई में आएगा, जिसके सापेक्ष हम समाकलन करेंगे। चलो एक थर्ड क्वेश्चन और ले लेता हूं, देखिए फिर तो आप लोग क्लियर हो जाएगा। समाकलन करना है आपको 9 इंटू डी वाई। बताओ देखिए आंसर क्या आएगा, सर यहाँ आंसर आने वाला है 9 इंटू वाई। अरे क्लियर है, नियतांक का समाकलन कैसे करना है। चलो ठीक, दूसरा पॉइंट लेके चलें। यह पहला पॉइंट हो गया हमारे पास में, नियतांक का समाकलन क्या होता है। चलो दूसरी बात करते हैं, हमारे पास में x की पावर n टाइप वाला फंक्शन। आपको बेटा क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू एक्स की पावर n, जहां n क्या है, एक वास्तविक संख्या है बेटा। n क्या है, एक वास्तविक संख्या है, लेकिन n का मान -1 नहीं होना चाहिए बस, और बाकी आप कुछ भी मान रख लो, सारे मान पॉसिबल है, लेकिन n का मान -1 नहीं होना चाहिए। उस पर समाकलन वैलिड नहीं है, वैध नहीं है उस पर। अभी करेंगे कैसे नहीं है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है। जब हमें क्या दिया हुआ है, y बराबर x की पावर n, ये हमारा दूसरा टाइप है, तब हमें इसका समाकलन किस तरह से करना है।
तो हमें समाकलन करना है y का dx के सापेक्ष, जहाँ y क्या है x की पावर n इंटू dx। तो बेटा x की पावर n का समाकलन होगा x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। n से समाकलन तो c ऐड करना ही है, वो हम एग्जाम्पल में भी लेके करेंगे। जब भी n से समाकलन होगा तो साथ में क्या ऐड होगा, एक नियतांक ऐड करना है हमें, फिक्स है ये। तो ये ऑटोमेटिक हमें पता लग गया कि x की पावर n का dx के सापेक्ष समाकलन क्या आया, फॉर्मूला। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद करना अच्छी तरह से, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि सर x की पावर n का अवकलन क्या आया था। x की पावर n का अवकलन आता है n x की पावर n-1। देखो ट्रिक अब समझने की, सर जो घात थी वो आगे आती, एक घात कम हो जाती है। इसमें क्या होती है, घात एक बढ़ती है और नीचे आपका इधर मल्टीप्लाई में है n इधर क्या है, पावर मल्टीप्लाई में है, इधर पावर में एक ऐड होके नीचे चली गई। अब अगर आपको यकीन नहीं है ना तो इसका समाकलन करके देख लो बेटा, इसका समाकलन करके देख लो, वापिस x की पावर n आ जाएगा। इसका समाकलन जैसे हम करेंगे वापिस x की पावर n आ जाएगा, या फिर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वापिस x की पावर n आ जाएगा। मतलब दोनों ही प्रोसेस आपके उल्टे होते एक दूसरे। सर इसका अवकलन हमारे पास में यह है तो इसका समाकलन वापिस x की पावर n आएगा। सर इसका समाकलन यह है तो इसका अवकलन वापिस x की पावर n आएगा। करके दिखाऊं, चलो यहाँ पे देखो, x की पावर n+1 अपॉन 1 अपॉन n+1 का समाकलन अवकलन करना है हमें, है ना, इसका अवकलन करना है और वापस ये लेके आना है, क्योंकि इसका समाकलन ये है तो इसका अवकलन ये होना चाहिए। इसके लिए अवकलन का प्रोसेस मैंने क्या बताया था, आपके पास में 1 अपॉन n+1 एक नंबर है, ये तो नियत वैल्यू है, इसको तो ऐसे कैसे रखेंगे। अवकलन किसका करना है, इसका। तो अवकलन का तरीका क्या है, घात आगे आती है और एक घात हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। n+1 में से क्या कम कर दिया, एक कम कर दिया, एक से एक आपका कैंसिल हुआ, n+1 से n+1 कैंसिल हुआ, बेटा हमें क्या मिला, x की पावर n मिला। सिंपल है कि नहीं। जिसने अवकलन का वीडियो नहीं देखा है, अवकलन का वीडियो देखना, तब ये और अच्छे समझ में आएगा। सर इसका अवकलन करोगे तो ये आएगा, इसका समाकलन करोगे तो ये आएगा। सर इसका अवकलन करोगे तो ये आएगा, इसका समाकलन करोगे तो ये आएगा। इसका समाकलन करके दिखाऊं, वापिस x की पावर n आएगा। देखो इसका समाकलन हमें करना है, अभी हमने इसका रूल पढ़ा नहीं है लेकिन फिर भी बताता हूँ मैं। n एक नियतांक है, ये तो हमेशा ऐसे बना रहेगा, बस आपको इसका रूल देखो, ये जो भी पढ़ने पड़ा है, x की पावर n-1 क्या ऐड करते हैं, +1, डिवाइड क्या करते हैं, n-1 +1। क्लियर है, यही तो है फॉर्मूला। देखो यहाँ पे सर n तो ऐसे कैसे रख लो, n तो एक नियतांक है, x की पावर n-1 है तो n-1 +1। देखो n ऐसा कैसे था, +1 ऐड किया, +1 ऐड किया, ये जो घात थी इसको नीचे लाए, +1 ऐड किया। देखो -1 से +1, -1 से +1, n से n, बेटा क्या बचा, x की पावर n। वापिस आ गया, नहीं आ गया। क्लियर है ये तरीका, बहुत ईजी है। अगर फिर भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो कम से कम ये फॉर्मूला याद करने की कोशिश करो। अभी मैं इनके ऊपर बेस जो एग्जाम्पल वो लेके आपको अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलो अब इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सर ये ऑटोमेटिक समझ में आ गया। मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 क्या लिया बेटा, x का dx के रिस्पेक्ट में क्या करना है, समाकलन करना है ना। x का dx के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है। बताओ देखिए क्या आएगा। सर x के ऊपर पावर कितनी है, 1, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, बेटा क्या हो गया, x²/2। क्लियर है कि नहीं। x का समाकलन क्या होगा, x²/2। चलो दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें, x² का dx के सापेक्ष समाकलन, तो बेटा सीधा सीधा हो गया सर x3 डिवाइडेड बाई 3। और कांस्टेंट ऐड करना ही करना है, क्योंकि समाकलन कैसा है, अनिश्चित समाकलन है, इसलिए हमेशा एक नियतांक ऐड कर देते हैं। क्लियर है यहाँ तक। कैसे कि x² का 2 पावर है, एक पावर ऐड कर ली, 2 है, एक ऐड कर ली, तो कितना हो गया, x³/3। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए हम तीसरा एग्जाम्पल बेटा मैंने लिया है समाकलन ऑफ √x इंटू dx। बताओ देखिए √x का dx के सापेक्ष समाकलन क्या आएगा। आपको बच्चा सोचेगा सर इसकी पावर कितनी है। बेटा अंडर के अंदर जो भी अंडर का मतलब होता है पावर हाफ, अंडर का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर हाफ इंटू dx। अरे क्लियर है यहाँ तक।
एक्स की पावर हाफ इंटू डी एक्स। तो बताओ देखिए समाकलन क्या आएगा सर, एक्स की पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1। क्लियर है। अरे एक्स की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा, अभी तो किया है। तो ऊपर कितनी आ रही है पावर सर, ऊपर आ रही है एक्स की पावर 3 बटे 2, एक्स की पावर 3 बटे 2 बटे कितना रहा है, नीचे भी कितना रहा है 3 बटे 2। ठीक है, और 3 बटे 2 में हमारे पास में 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे रह जाएगा। तो कितना हो गया, एक्स की पावर 3 बटे 2, 2 इंटू एक्स की पावर 3 बटे 2। बिल्कुल सिंपल है। एक एग्जाम्पल और ले लूँ, चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने दिया है 4th नंबर का जो एग्जाम्पल है बेटा, वो मैंने दिया है समाकलन ऑफ एक्स की पावर 3/2 किसके सापेक्ष, dx के सापेक्ष, है ना, किसके सापेक्ष, dx के सापेक्ष। और 5th वाला जिसने ये कर लिया वो 5th वाला करना। देखिए बेटा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1/√x का dx के सापेक्ष समाकलन। जिस बच्चे ने ये कर लिया फटाफट वो करके दिखाओ। देखिए इसका समाकलन हमारे पास में क्या हो जाएगा सर, x की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1। तो कितना हो गया, ये हो गया सर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2। तो ये क्या बन गया 2/5 x की पावर 5/2। क्लियर है यहाँ तक। अरे सिंपल सा तो क्या, यहाँ तो कैलकुलेशन करनी पड़ रही है और कुछ नहीं करना पड़ रहा। इसका समाकलन बताओ। देखिए बेटा इसका समाकलन क्या आएगा, इसको बनाना है अपने को x की पावर n की फॉर्म में, इसको बनाना है x की पावर n की फॉर्म में, है ना। तो x की पावर n की फॉर्म में कैसे बनाए, अभी मैंने कहा था रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, मतलब ये है 1/x की पावर हाफ। ऊपर जाएगा x की पावर हाफ तो क्या बन गया x की पावर -हाफ। क्लियर है ना। 1/√x, √x का मतलब कितना हो गया, पावर हाफ। पावर हाफ नीचे है, जैसे x ऊपर जाएगा तो पावर किस में हो गई, माइनस में हो गई। फॉर्मूला लगाएंगे क्या सर, -हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई -हाफ प्लस 1। तो कितना हुआ, -हाफ प्लस कितना हुआ सर, प्लस का हाफ हुआ, और यहाँ पे भी कितना हुआ, प्लस का हाफ। हाफ आपका 2 ऊपर चला गया और x की पावर हाफ का मतलब क्या हुआ, √x, है ना। ये क्या आ गया, √x। अरे क्लियर है। ये जो 1/2 था 2 ऊपर चला गया, x की पावर हाफ, x की पावर हाफ का मतलब क्या हुआ, √x। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/√x का समाकलन क्या होगा, 2√x। और एक नियतांक आपको ऐड करना ही है क्योंकि समाकलन कैसा है, अनिश्चित समाकलन है। ठीक है ना, क्या समाकलन है, अनिश्चित समाकलन। 2 टाइप हो गए, तीसरे टाइप पे चलते हैं बेटा, है ना। ये 2 टाइप हमारे क्लियर हो चुके हैं। तीसरा जो टाइप है वो क्या है, हमें समाकलन बोलता है c इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स करना है। तो समाकलन में आपको इतना रखना है, c को बाहर रखना है, केवल समाकलन किसका करना है, एफ एक्स का करना है dx के सापेक्ष। ये तीसरा टाइप है। यदि किसी x की पावर n वाला कोई भी आपका बीजगणितीय फलन है, उसके साथ यदि नियतांक है तो हम समाकलन कैसे करेंगे, नियतांक को छेड़ना नहीं है, नियतांक को ऐसे कैसे रखना है, केवल समाकलन किसका करना है, उस फलन का करना है। ठीक है, एग्जाम्पल लेके इसको हम समझते बेटा। देखो एग्जाम्पल हमारे पास में क्या है, आपको दिया है समाकलन ऑफ 3√x इंटू डी एक्स। 3√x का समाकलन करना है dx के सापेक्ष, 3/√x का समाकलन करना है dx के सापेक्ष। तो बताओ कैसे करें, अभी मैंने तरीका क्या बताया, 3 तो आपका एज इट इज रहेगा, केवल समाकलन किसका करना है बेटा, √x का करना है dx के सापेक्ष। और √x का अभी समझाया है, कितना आया था सर, ये आया था 2/3 x की पावर 3/2। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया और हमारे पास में आंसर क्या रहा है सर, 2 इंटू एक्स की पावर 3/2। अरे क्लियर है कि नहीं। तरीका यही काम करेगा, बस नियतांक को एज इट इज ऐसे कैसे ही रखना है, वो अगर आगे कट रहा है तो काट देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। अरे आया नहीं आया, चलो ठीक है। दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पे बेस। एक एग्जाम्पल मैंने और ले लिया। यहाँ पे मान लो कोई बच्चा कहता है कि सर आप ले लो वैल्यू यहाँ पे 5/2 इंटू एक्स की पावर -हाफ। ठीक है, इसका हमें समाकलन करना है।
अब इसका समाकलन कैसे करें बेटा, अभी मैंने कहा है 5/2 एज इट इज रहेगा, और देखा जाए तो ये 1/√x है, x की पावर माइनस हाफ क्या है 1/√x, और अभी भी मैंने इसका समाकलन करके दिखाया था। कैसे किया था बेटा, x की पावर माइनस हाफ प्लस 1, सर आपने किया था माइनस हाफ प्लस 1, अरे यही किया था ना, पावर को ऐड करते हैं और पावर को ऐड करते हैं ऊपर और नीचे। तो इसको मैंने क्या लिखा 5/2 एज इट इज था, ये हो गया x की पावर हाफ, सर नीचे भी कितना रहा है हाफ, हाफ आपका ऊपर गया तो बेटा क्या आया सर, ये आ गया 5/2, हाफ ऊपर गया तो ये आ गया 2 इंटू एक्स की पावर हाफ, सर 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना आ गया 5√x। अरे क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है, ठीक है। इसी तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। अवकलन में भी कुछ ऐसे ही प्रोसेस चल रहे थे, इसलिए बार बार कर रहा हूँ, अवकलन का वीडियो अच्छी तरह से देख लेना। चलो ठीक है, हम चलते हैं फोर्थ टाइप पे बेटा, हम चलते हैं फोर्थ टाइप पे। फोर्थ टाइप जो आपका है वो क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है y = f1x प्लस माइनस f2x, या कुछ तरह से इस तरह से दिया हुआ है कि आपके पास में एक फलन है जो दो फलनों से मिलके बना हुआ है, कोई चर पद है जो दो फलनों से मिलके बना हुआ है, तो इस y का हम समाकलन कर रहे हैं dx के सापेक्ष। बेटा इस समाकलन क्या कहता है, अगर मैं y की वैल्यू रखता हूँ प्लस माइनस f2x किसके सापेक्ष समाकलन का, dx के सापेक्ष। तरीका तो वो का हुई है जो भी हमने किया है, फर्क क्या हुआ यहाँ पे हमारे पास में दो फलन आ गए अलग अलग, जिनके बीच या तो प्लस का साइन हो सकता है या माइनस का साइन हो सकता है। तो ये समाकलन क्या कहता है कि कुछ नहीं करना, इन दोनों फलनों का समाकलन आपको अलग अलग करना है, जो अभी हमने फॉर्मूले पढ़े थे। अगर प्लस का साइन है तो प्लस का, माइनस का साइन है तो माइनस का, और ये क्या आ गया f2x इंटू dx। एग्जाम्पल लेके समझते सर इस टाइप का क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे बेटा क्या लिया है, ये लिया यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है क्या, y = x² प्लस √x है ना, और क्या ज्ञात करना है हमें, वो बोल रहा है ज्ञात कीजिए समाकलन ऑफ y इंटू dx। y इंटू dx हमें ज्ञात करना है, इसका मतलब इसका समाकलन करना है इस फलन का। तो बेटा इसका समाकलन कैसे करें, देखिए फटाफट करके बताओ जी, काफ़ी बच्चों ने कर भी लिया होगा अब तक। देखो समाकलन ऑफ y इंटू dx इक्वल्स टू क्या आ गया, ये है हमारा सॉल्यूशन, समेशन ऑफ y इंटू dx। y कितना है सर, है x² प्लस √x, और समाकलन करेंगे किसके सापेक्ष, dx के सापेक्ष। अब इस पूरे का एक साथ तो समाकलन हो नहीं सकता, बीच में प्लस है तो दोनों का अलग अलग समाकलन करना है बेटा हमें ना, x² का अलग समाकलन, बीच में प्लस है तो प्लस, और √x का समाकलन अलग से हमें करना है। x² का समाकलन क्या आएगा, x का समाकलन अभी तरीका बताया था क्या, x की पावर 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 2 + 1 कितना हो गया 3। √x का मतलब कितना हुआ, x की पावर हाफ है ना, रूट का मतलब x की पावर हाफ, और हाफ में जैसे हम एक ऐड करेंगे तो बेटा कितना आएगा 3/2, नीचे भी कितना आएगा 3/2, ठीक है। तो ये आ गया सर x की पावर ³ प्लस 2 आपका ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, और x की पावर कितना हो गया 3/2। ये हमारा इस वाले क्वेश्चन का समाकलन हो गया। √x का समाकलन अभी समझाया है, उसी तरह से मैंने यहाँ पे किया है। क्लियर है, यहाँ पे √x का मतलब पावर हाफ प्लस 1 कितना होता है 3/2 है ना, एक और आधा। क्लियर है। चौथा टाइप, एक क्वेश्चन और ले, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ना, एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, इसको समझते हैं, चौथे टाइप को हम कंप्लीट करते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने और इसमें लिया है, वो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे बोला है क्या गिवन है y = x² माइनस 2√x, ठीक है ना, और क्या ज्ञात करना है बेटा हमें ज्ञात करना है y dx की वैल्यू क्या होगी, मतलब y का समाकलन करना है। तो देखो सॉल्यूशन में हमारे पास में क्या आ रहा है, सॉल्यूशन में हम रख लेते हैं सर y.dx इक्वल्स टू y की वैल्यू क्या है x² माइनस 2√x इंटू dx, ठीक है। करो देखिए समाकलन के लिए करेंगे दोनों फलनों का अलग अलग समाकलन करेंगे।
तो समाकलन किसका अलग होगा, एक्स स्क्वायर का हमें अलग करना है, माइनस साइन बीच में तो माइनस साइन, और 2√x का समाकलन हमें अलग से करना है। बताओ देखिए एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या आएगा, फर्स्ट सर ये आएगा एक्स की पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 3, माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा दिया। 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ऐसा कैसे रहेगा, केवल समाकलन किसका होगा, √x का, और √x का समाकलन क्या होता है, √x का समाकलन होता है x की पावर 3/2, मतलब कुल मिला के हो गया इंटू 2/3 x की पावर 3/2 है ना। √x का भी किया अपन ने। इसको सोल्व करना चाहे तो और क्या आ रहा है, देखो इसको सोल्व करते तो सर ये आ रहा है x की पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4/3 x की पावर 3/2 हो गया समाकलन। ये लो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल प्रोसेस के साथ चलोगे, एकदम सीक्वेंस के साथ चलोगे तो इंटीग्रेशन कुछ भी आपका टफ नहीं है। ठीक है, चलो हम 5th टाइप पे चलते हैं। मिटा दो इसको, क्लियर है, अरे आया नहीं आया, आ गया है ना। चलो ठीक है, 5th टाइप पे अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले त्रिकोणमितीय फलनों को ले लेते हैं। मैंने बोला है मेरे पास में क्या दिया हुआ बेटा, y = दिया हुआ है sin x या sin थीटा दिया हुआ है, और बोला गया है कि आपको क्या करना है, इस sin x का समाकलन करना है, समाकलन ऑफ sin x इंटू dx। तो sin x का जो समाकलन है बेटा ध्यान रखना होता है माइनस cos x। sin x का समाकलन क्या होता है, cos x से, ठीक है ना, जबकि cos x का अवकलन क्या था, माइनस sin x है ना। cos x और sin x का मैंने बोला है वहाँ अवकलन आएगा cos x से, यहाँ पे sin x का समाकलन आएगा माइनस cos x, और cos x का अवकलन आता है माइनस sin x है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ sin x का जब हमने अवकलन किया था तब तो cos x आया था, ध्यान रखना sin x का जो अवकलन होता है वो cos x होता है, लेकिन sin x का समाकलन माइनस cos x होता है। दोनों तो अलग अलग होंगे ना, लेकिन दोनों उल्टे प्रोसेस में। कैसे सर, यदि आप वापिस cos x का अवकलन करोगे तो sin x ही आएगा। देखो यहाँ पे कैसे, मैंने वहाँ पे लिखा था cos x का जो अवकलन होता है बेटा वो होता है माइनस sin x। आप इस sin x का वापिस समाकलन करो, जैसे मैं sin x का समाकलन करूँ तो क्या मिल रहा है मुझे, माइनस cos x। सर जैसे हम इसका समाकलन करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, माइनस cos x, माइनस माइनस प्लस होके वापिस देखो cos x आ गया नहीं आ गया, मतलब इसका अवकलन ये है तो इसका समाकलन ये होगा, इसका अवकलन ये है तो sin x का समाकलन ये होगा, माइनस साइन लगेगा, देखो माइनस साइन लग गया है यहाँ पे। क्लियर है, ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। मैं इधर ये साथ साथ कंपेयर भी करता हुआ चलूँगा। दूसरी चीज़ हमें क्या याद रखनी है, 6 नंबर टर्न पे आपको गिवन है y = cos x है, y = cos x। तो बेटा cos x का x के सापेक्ष समाकलन क्या होएगा, ये होगा sin x, और एक नियतांक कांस्टेंट सी तो हमें जोड़ना ही है, एक नियतांक तो हमें जोड़ना ही है, क्योंकि किस प्रकार का समाकलन है, अनिश्चित प्रकार का समाकलन है ना, अनिश्चित समाकलन है। ये दो चीज़ अच्छी तरह समझ में आ गई, cos x का समाकलन sin x है, sin x का समाकलन माइनस cos x। चलो ठीक है, अगर मैं 7th नंबर की बात करूँ, हमें दिया हुआ है y = sin ax, जहाँ a क्या है बेटा, जहाँ a है ध्यान रखना एक नियतांक, जहाँ a क्या है, एक नियतांक, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो बताओ देखिए इसका समाकलन क्या आएगा, तो आपको लिखना है sin ax का dx या x के सापेक्ष समाकलन क्या आएगा। देखो सबसे सोचो कि तुम लोग ax को बुझा, तुमने सोचो कि सर ये sin x ही है पूरा पूरा, तो sin x का समाकलन क्या होता है, माइनस का cos ax। अब क्या देखना है हमें, ये तो हो गया साइन चेंज हो गया आपका cos x में, लेकिन जो ax कहता नहीं है, कहता कि हमारा समाकलन कौन करेगा। तो जैसे हम इसका अवकलन वगैरह करते हैं तो वहाँ अवकलन में क्या आता है, ये नियतांक मल्टीप्लाई में आता है, लेकिन समाकलन में नियतांक क्या होता है, भाग में जाता है। कैसे याद करेंगे सर, जो घातें होती थी समाकलन में नीचे ऐड होती है n+1, जबकि वहाँ घात n आगे आती थी, है ना। वहाँ पे हम घात को आगे लेके आते थे, यहाँ घात नीचे जाती है। इसका मतलब यहाँ नियतांक नीचे आएगा, अवकलन में नियतांक मल्टीप्लाई में आता है। कैसे, वहाँ आप लोगों को बताया था मैंने, sin ax का x के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं तो बेटा क्या आता है, a cos ax। ध्यान रखना
साइन एक्स का जब हमने वहाँ साइन ए एक्स का जब हमने अवकलन किया था तो नियतांक आगे आ जाता है और साइन एक्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोस एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब यहाँ पे देखो हमारे पास में क्या आ रहा है, सर साइन एक्स का आपने माइनस कोस एक्स कर दिया, कोस एक्स का हमारे पास साइन एक्स आ गया। तो ये एग्जाम्पल मैं फिर ले लेता हूँ नियतांक वाला, कौन सा, y इक्वल टू आपको दिया हुआ है कोस ए एक्स, जहाँ पे ए क्या है, वही नियतांक है, समाकलन ऑफ कोस ए एक्स है किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो क्या आएगा बेटा, कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन ए एक्स में, और ए नियतांक है तो नियतांक कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। वहाँ क्या लिखते थे हम, वहाँ लिखते थे कोस ए एक्स का डी एक्स के सापेक्ष जब हम अवकलन करते तो आता है माइनस ए साइन ए एक्स। ठीक है ना, अवकलन के फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। मैं यहाँ पे अवकलन को भी साथ के साथ लेते हुए चल रहा हूँ। जिन बच्चों ने अवकलन नहीं पढ़ा है, अवकलन देख लेना अच्छी तरह से एक बार वीडियो, है ना। चलो सर ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई। यहाँ पे एक की वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख लो। जैसे मैंने यहाँ पे 2 रखा बेटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा कोस 2x/2। किसी बच्चे ने बोला सर यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी है, 3 रख लें, कोस 3x तो कितना आ जाएगा, साइन 3x/3। क्लियर है? इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, खुद अपने आप में एक एग्जाम्पल है। ए टाइप तक हो गया, हमने ए टाइप तक कर लिया। आगे हम चलते हैं, देखिए चलो आगे मैं इधर मिटा देता हूँ और इधर भी हमने कंपेयर कर लिया, तो ये भी हम यहाँ पे से मिटा देते हैं। चलो 8 के बाद में मैं अगर 9 नंबर की बात लेता हूँ तो हमें क्या देखना है, सेक स्क्वायर एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो बेटा क्या मिलता है, 10x, और कॉन्स्टेंट ऐड करना है। मतलब सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन 10x, और आपको मैंने वहाँ पे बताया था 10x का अगर हम अवकलन करते हैं तो बेटा क्या आता है, सेक स्क्वायर एक्स। बताओ दोनों रिवर्स प्रोसेस है कि नहीं, बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है। सर 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन 10x याद रखना है। अगर 10 नंबर की बात करूं मैं यहाँ पे, वहाँ पे आया था कोटक्स का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में कोसेक स्क्वायर एक्स का बेटा, कोसेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होगा वो होएगा माइनस का कोटक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा, माइनस कोटक्स। कैसे सर, वहाँ पे आपने बोला था कोटक्स का जो अवकलन होता है वो होता है बेटा क्या, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है? कोटक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा, माइनस कोटक्स। चलो ठीक है, अब आगे क्या देखते हैं अपन, हम ले लेते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर बेटा ध्यान रखना, सेक एक्स 10x का समाकलन किसके सापेक्ष, dx के सापेक्ष क्या आएगा, सेक एक्स ही आएगा। कैसे सर, वहाँ पे अगर हम बात करें सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, अवकलन होता है, वो होता है सेक एक्स 10x। सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स 10x, तो सेक एक्स 10x का समाकलन क्या होगा, सेक एक्स होगा, वापिस वही आएगा। अरे क्लियर है यहाँ तक? ये तो होगी त्रिकोणमिति कंप्लीट अपनी। अब दूसरे फंक्शंस की तरफ चलते हैं, और हम कितने हो गए हमारे पास में, 10, 11 हो गए आई थिंक, हाँ 11 हमने कर लिए। 12 नंबर पे मैं चलता हूँ। तो 12 नंबर पे हमें याद रखना है e की पावर x का जो समाकलन होता है बेटा, ध्यान रखना e की पावर x ही होता है, क्योंकि अवकलन भी क्या होता है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। e की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन क्या आया था, e की पावर x ही आया था। यहाँ पे भी वही 13 नंबर में अगर मैं बात करूँ बेटा, यहाँ पे मैंने लिख दिया e की पावर ax इंटू डी एक्स। तो देखो e की पावर ax का e की पावर x ही हो गया, लेकिन यहाँ a नियतांक है तो कहाँ चला गया, भाग में चला जाएगा। अभी कहा ना नियतांक हमेशा कहाँ जाना है, नीचे। यहाँ पे क्या आएगा, अगर आपको e की पावर x का dx के सापेक्ष अवकलन करना है तो बेटा क्या आएगा, e की पावर x का e की पावर x आएगा, लेकिन नियतांक क्या आता है, गुणा में आ जाता है ना। अवकलन में नियतांक गुणा में, समाकलन नियतांक भाग में। अगर मैं 14 की बात करूँ कोई बच्चा 19 में, तो e की पावर माइनस ax का dx के सापेक्ष करूँगा, तो e की पावर माइनस ax का पहले e की पावर माइनस ax ही लिख दो। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, खाली कांस्टेंट को a समझ लेनी, बेटा कांस्टेंट कितना है, माइनस a है पूरा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस a, या फिर माइनस आप यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखना क्लियर आंसर क्या आएगा, माइनस e की पावर माइनस ax अपॉन a, जहाँ पे a क्या है, नियतांक है। एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं।
मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, वो क्या है, समाकलन आपको करना है e⁻³ का dx के सापेक्ष समाकलन करना है। e⁻³ का x के सापेक्ष समाकलन है, तो बेटा क्या आएगा, e⁻³ का e⁻³ लिख दो। नियतांक कितना है, -3, तो उससे नीचे आ गया -3, और माइनस को हम कहीं भी लगा सकते हैं, तो हमारा आंसर हो गया ये। और एक नियतांक हमें c ऐड करना ही है, फिक्स है। नियतांक हमेशा ऐड होता है किसमें, अनिश्चित समाकलन में। अरे क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल सिंपल है। मैंने एग्जाम्पल लेके भी यहाँ पे समझा दिया आपको। ये हो गया आपके चरघातांकी वाला जो फलन है, इसका समाकलन आपका कंप्लीट। यहाँ पे ये चरघातांकी वाला जो फलन है, इसका समाकलन आपका क्लियर है। दूसरी चीज़, नेक्स्ट जो एक और इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो क्या है, अगर आप log x का अवकलन करते हो, देखो बेटा log e⁻x का जब हम अवकलन करते हैं तो हमें मिलता है 1/x। तो बेटा ध्यान रखना 1/x का जो समाकलन होगा वहाँ आएगा log e⁻x, है ना। ये भी हमारे पास में एक इम्पोर्टेंट समाकलन का फॉर्मूला आ गया। log x का अवकलन होता है 1/x, तो 1/x का समाकलन क्या होगा, log e⁻x। और अगर अनिश्चित समाकलन है तो कांस्टेंट टर्म हमें ऐड करनी है। फिक्स है यहाँ तक। चलो ये तो बात हो गई अनिश्चित समाकलन की। इसमें एक टर्म और ले लेता हूँ मैं अनिश्चित समाकलन में। यदि सर हमें क्या दिया हो, एक u है एक v है, दोनों ही x के फलन है। मान लो यहाँ पे u और v दोनों ही किसके फलन है, x के फलन है। मान लो एक x टर्म यहाँ भी, x टर्म यहाँ भी, तो समाकलन कैसे करें। इस बार दोनों गुणा में है, दोनों में से कोई भी एक नियतांक नहीं है। अगर नियतांक हो तो हम नियतांक वाला टर्म यूज़ करेंगे ना, सर नियतांक को ऐसे कैसे रखेंगे और उसका समाकलन कर देंगे। लेकिन यहाँ पे बोला है u और v दोनों ही क्या है, दोनों ही x के फलन है, तो अब समाकलन कैसे करें। तो ये जो तरीका है ना, आपको ध्यान रखना है। पहला वाला जो आपके पास में है u, उसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। पहले वाला जो टर्म है ना u का dx के सापेक्ष समाकलन करना है, और दूसरा वाला उसको ऐसे नियत रखना है। अब ये भी हम सूझ करेंगे सर किसको पहला माने और किसको दूसरा माने। तो इसके लिए एक टर्म आती है ILATE। I का मतलब बेटा इनवर्स फंक्शन, जो प्रतिलोम वाले हमारे पास में आते हैं ना, इनवर्स वाले, पावर माइनस में आते हैं ना, साइन इनवर्स से, एक्स इनवर्स से, वो वाले। L का मतलब लोगरिथम, लघुगणक, लघुगणक। A का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक, बीजगणितीय फलन, x की पावर वाले बीजगणितीय फलन। T का मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना, त्रिकोणमितीय फलन। और E का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, चरघातांकी फलन, चरघातांकी फलन। देखो I का मतलब हो गया इनवर्स, L का मतलब हो गया लोगरिथम, A का मतलब हो गया अर्थमेटिक, T का मतलब हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक, E का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल। मतलब सबसे पहले इनवर्स वाले फलन, पावर वाले, साइन इनवर्स है, कोस इनवर्स है। फिर आएंगे लोग वाले, लोग e की पावर x है, लोग ax है। फिर आएंगे एल्जेब्रिक, x² x³। फिर आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब त्रिकोणमितीय, साइन थीटा कोस थीटा। और फिर आएंगे चरघातांकी। इनमें से देखना है दोनों में से पहले किसका नंबर आ रहा है। मैंने कहा कि पहला है मान लो आपका एक्सपोनेंशियल और दूसरा है मान लो आपको लघुगणक। तो हम सबसे पहले किसको नंबर देंगे, लघुगणक वाले को। ये ऑर्डर ध्यान रखना है कि सर हम इन दोनों में से पहले किसको चूज करें, पहला कौन सा है। अरे मल्टीप्लाई तो हम कैसे ही कर सकते हैं सर, इसको पहला माने किसको पहला माने। आपने जो यहाँ पे समाकलन किया है वो u का कर रहे हो, v का क्यों नहीं किया आपने। बिल्कुल v का भी कर सकते हैं, लेकिन इस ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए जिसका नंबर पहले आएगा, इन दोनों में, इन दोनों का कंपेयर करेंगे यहाँ पे, इन दोनों में इस सीरीज के अंदर पहला नंबर किसका है उसको हम u मानेंगे। तो दूसरे वाले को कांस्टेंट रखना है u और माइनस साइन लगाना है। बड़ा समाकलन का जो पहला वाला माना था ना उसका हमें अवकलन करना है, और जो दूसरा वाला है उसका समाकलन करेंगे, और जो भी आंसर आएगा उसका फिर पूरा समाकलन करेंगे। ये फॉर्मूला लगता है u इंटू वी के लिए, समाकलन ऑफ u इंटू वी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, जो मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक एग्जांपल जैसे मैंने बोल दिया, x इंटू साइन एक्स का समाकलन करना है dx के सापेक्ष। तो बताओ देखिए फर्स्ट किसको माने, सेकंड किसको माने। ऑर्डर देखो आप, तो देखिए ऑर्डर, सर x का मतलब हो गया अर्थमेटिक है, और साइन x का मतलब क्या हो गया हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक, त्रिकोणमितीय। पहले नंबर किसका, बीजगणित है, पहले x का लेंगे, मतलब पहले अवकलन x का करना है, साइन x को ऐसे रखना है,
x का अवकलन समाकलन कितना हो गया 1 है ना, सॉरी x²/2, x का जो समाकलन क्या हो जाएगा x²/2। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा sin x x²/2, फिर माइनस साइन लगाएंगे। फिर पहले वाले का अवकलन x का अवकलन कितना होता है 1 होता है ना, दूसरे वाले का समाकलन sin x का समाकलन क्या होता है माइनस कोस एक्स है ना, sin x का समाकलन क्या होता है माइनस कोस एक्स। अब जो आंसर है ना उसका पूरे का फिर अपने को समाकलन करना है। ये जो बड़ा वाला समाकलन ये क्या कर रहा है, आपने पहले वाले का अवकलन किया, फिर दूसरे वाले का समाकलन किया, फिर दोनों का गुणा किया, फिर जो आंसर है उसका समाकलन किया। ठीक है ना, मुझे पता है कि ये वाला जो फॉर्मूला है थोड़ा टफ जा रहा है, लेकिन कोई नहीं, जो मैंने अब तक ये सारे करवाए ना कम से कम मिनिमम ये याद होने चाहिए आप लोगों को। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे निश्चित समाकलन की, है ना। आगे हम बात कर लेते हैं निश्चित समाकलन की। निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन किसको बोलेंगे, ऐसा समाकलन किन्हीं दो सीमाओं के बीच में किया जाता है। समाकलन हम किस में करेंगे, समाकलन किन्हीं दो निश्चित सीमाओं के अंतर्गत किया जाता है। किन्हीं दो निश्चित सीमाओं, सीमा बोलते लिमिट, लिमिट्स के अंतर्गत किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं निश्चित समाकलन के अंतर्गत किया जाता है। मतलब बेटा आपको लिमिट दे देंगे, बाउंडेशन दे देंगे कहाँ से कहाँ तक समाकलन करना है। तो इसके लिए क्या रूल है, मैंने बेटा बोला है कि y क्या दिया हुआ है f(x) दिया हुआ है, और हमें समाकलन करना है कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 तक आपको क्या करना है समाकलन करना है। x1 से x2 तक समाकलन करना है ना, x1 से x2 तक समाकलन करना है। तो देखो समाकलन कैसे करेंगे सर, y का dx के सापेक्ष समाकलन कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 तक। y की वैल्यू क्या है, y है हमारे पास में फंक्शन f(x) इंटू dx, कितना x1 से x2, माना इसका समाकलन क्या आ गया कैपिटल f(x) आ गया। और हम हमेशा बाद में क्या करते हैं लिमिट पुट करते हैं x1 से x2। अब वो लिमिट कैसे पुट की जाती है वो समझ लो यहाँ पे। सर जैसे हमने समाकलन किया, अरे कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा x के पदों में, x के पदों में आ भी रहा है या नहीं भी आ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे पास आंसर आएगा। उसको मैंने क्या मान लिया कैपिटल f(x). कैपिटल f(x) की वैल्यू x1 से x2 तक देखनी है। तो इसमें तरीका क्या होता है, आपके पास जो फलन होगा ना उसमें सबसे पहले इसको तो बोलते हैं अपर लिमिट, और इसको बोलते हैं बेटा क्या लोअर लिमिट, है ना। ये तो है ul, ये है ll, ऊपरी सीमा निम्न सीमा, नीचे वाली होती है नीचे से लेके ऊपर तक 2 से 3, 3 से 4 जहां भी जा रहे हो, ये हो गई निम्न सीमा, ये हो गई अपर सीमा। तो इस फलन में जहां जहां x है तो सबसे पहले हम रखेंगे ऊपरी सीमा, और फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर क्या रखेंगे निम्न सीमा। बस हो गया लो निश्चित समाकलन। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छे समझ में आएगा ये, बिल्कुल 1 या 2 एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। f ऑफ x का जैसे हमने dx के सापेक्ष समाकलन किया, कुछ ना कुछ हमें आंसर मिलेगा। उस आंसर में जहाँ जहाँ भी x है सबसे पहले अपर लिमिट लगानी है, जो भी आंसर आया ठीक है, फिर माइनस साइन लगाना है, फिर उस पूरे x में जहाँ जहाँ x है लोअर लिमिट पुट करनी है, जो भी आंसर आया बड़े वाली लिमिट से जो आंसर है उसमें से छोटी वाली लिमिट का जो आंसर है उसको घटा देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल लेके इस क्वेश्चन को करते हैं ना। ये निश्चित समाकलन का मैंने यहाँ पे दिया है कि हमें क्या दिया है कि y = f(x) है, इसका x1 से x2 तक समाकलन करना है, तो हमें ये तरीका पता होना चाहिए। अब देखना बेटा इसमें कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि निश्चित समाकलन में कभी भी कांस्टेंट ऐड नहीं होता, अनिश्चित समाकलन में कांस्टेंट ऐड होता है। चलो उसका एक एग्जाम्पल लेके हम करते हैं क्वेश्चन को। हमें क्या है दिया है, क्वेश्चन हमें क्या है दिया हुआ है y = x² + 2x, ठीक है। तो x = 0 से x = 2 के मध्य y का समाकलन कीजिए, y का समाकलन कीजिए, है ना बेटा। क्या बोला है x = 0 से x = 2 के मध्य क्या करना है हमें y का समाकलन करना है। तो y का समाकलन के लिए मैंने यहाँ पे डाला सॉल्यूशन, मेरा ये हो गया y × dx, कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 तक, है ना।
तो समाकलन हमने किया 0 से 2, y की वैल्यू कितनी है x² प्लस 2x इंटू dx। तरीका अभी समझाया था, जब भी बीच में प्लस आता है दोनों का समाकलन अलग अलग करना है। x² का समाकलन क्या हो गया बेटा, x³/3 आ गया, प्लस 2x का समाकलन क्या आएगा सर, 2 नियतांक ऐसे कैसे, x का समाकलन क्या आएगा, x²/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखो हमें अभी लिमिट भी रखना बाकी है 0 से 3 तक। पहले तो समाकलन एच डी वैसे के वैसे करना, जो भी मैंने रूल बताया सारे, लिमिट तो बाद में रखनी है। तो मैं एक बार चेक करता हूँ, लिमिट अभी रखूँगा नहीं, पहले इसको सोल्व किया तो मेरे पास में क्या है, x³/3 प्लस x²। अब हमें लिमिट रखनी है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 नहीं था, सॉरी 0 से 2 तक है ना, 0 से 2 तक। देखो अब लिमिट कैसे रखनी है अपने को, लिमिट रखने के लिए अभी कहा था मैंने, जहाँ जहाँ x है सबसे पहले क्या रखेंगे, ऊपरी सीमा 2³ बटे कितना आ रहा है 3 प्लस कितना आ रहा है 2² फिर हमें क्या करना है, माइनस साइन लगाना है। फिर क्या रखना है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कहाँ, 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 को, x का 0³ 0, 0² 0, बेटा 0 ही आएगा ये तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, 8/3 प्लस 4, जैसे मैं एलसीएम लेता हूँ तो हो गया 8 प्लस 12/3, बेटा आंसर हो जाएगा 20/3। ये लो, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा। लिमिट लगानी आनी चाहिए बस। और समाकलन के फॉर्मूले वो के वही है, वही फॉर्मूला मैंने यूज किया है, कुछ नहीं किया। तो लास्ट में लिमिट रखी ना, वो सीख लो बेटा। जहाँ जहाँ x है वहाँ सब जगह सबसे पहले ऊपरी सीमा रखेंगे, उनको सबको ऐड जो भी आ रहा है एक ब्रैकेट बंद कर लेंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे। फिर क्या रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करेंगे, निम्न सीमा पुट करेंगे। हो गया निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन का पता कैसे चलेगा, हमेशा लिमिट दी हुई ही आएगी, हमेशा क्या दी हुई आएगी, लिमिट, सीमा दी हुई आएगी आपको। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं समाकलन के भौतिकी में अनुप्रयोग क्या है। ये लास्ट पॉइंट बचा है, समाकलन को मैंने पूरा डिटेल में अच्छी तरह समझा दिया है। अब हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि समाकलन का भौतिकी में अनुप्रयोग क्या है। देखो बेटा, समाकलन का भौतिकी में अनुप्रयोग, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भौतिकी में इसका अनुप्रयोग क्या है। भौतिकी में अनुप्रयोग, देखो बेटा, अनुप्रयोग के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक ज्यामिति बनाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे आप लोग है ना, ये x है और ये फलन fx है ना, जिसको आपने y बोला है ना। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ बना लिया। ग्राफ को समझना, यहाँ मैंने ग्राफ ऐसे मान लो सीधी लाइन बना दी, ऐसे पूरा ढंग से समझना बेटा इसको। मतलब जैसे x को बढ़ा रहे हैं, फलन fx समानुपाती रूप से बढ़ रहा है। अब आपको अभी क्या देखा था सर, fx को dx के गुणा करना है। देखो fx को dx के सापेक्ष समाकलन करना है। इसका मतलब है, देखो सर आपके लंबाई इंटू चौड़ाई, एक प्रकार क्षेत्रफल को याद करना एक बार ना। सर क्षेत्रफल हमेशा कैसे निकालते हैं हम आयत का, लंबाई इंटू चौड़ाई को गुणा करते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ट्रिक ऐसी आ रही है। सर ये तो है हमारे पास में एक चीज़, ये है दूसरी विमा, दो विमाएँ हैं, एक ये आपकी लंबाई होगी, मान लो एक चौड़ाई होगी। सर जैसे लंबाई को बढ़ा रहे हैं, मान लो चौड़ाई भी बढ़ रही है, ऐसे मान लो आप। तो गुणा करने का मतलब क्या हो गया, क्षेत्रफल। तो समाकलन हमेशा क्या कहता है, आपके पास में यदि किसी फलन और किसी चर राशि के बीच में यदि ग्राफ बना हुआ है, तो समाकलन क्या कहता है, समाकलन कहता है कि इस ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, समाकलन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यहाँ मैंने बोला है समाकलन ऑफ fx इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया, fx x के बीच ग्राफ का क्षेत्रफल, ग्राफ का क्षेत्रफल, यही किसको रिप्रेजेंट करता है, समाकलन को रिप्रेजेंट करता है। या फिर हम बोले तो ग्राफी रूप से यदि देखा जाए, ये ग्राफी निरूपण है। मतलब आपको ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको पता लगाना है। तो ग्राफ क्या कहता है कि इन दोनों के बीच में जो आपने ग्राफ बनाया है उसका जो क्षेत्रफल है वही समाकलन है। मतलब समाकलन क्या हो गया, fx और x के बीच का क्षेत्रफल। अब सर क्षेत्रफल हम निकालेंगे, क्षेत्रफल काम में क्या है, इसको इससे गुणा करना। देखो यहाँ पे समाकलन का मतलब तो गुणा करना और अवकलन का मतलब भाग देना है ना। अवकलन में आप क्या लिखते थे सर, ये मान लो हमारे पास में x है और ये y है ना, ये भी तो y था, y इक्वल टू fx। और यहाँ पे आपने क्या देखा सर, जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है।
तो x में y के साथ परिवर्तन क्या हुआ, तो आप लिखते थे dy/dx। इसमें देखना y लंब हो गया, x आधार हो गया, लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार को हम बेटा क्या बोलते थे, tan थीटा। मतलब वहां तो ग्राफीय निरूपण क्या होता था, वहां पे ग्राफीय निरूपण तो कहता था ग्राफ का ढाल, और यहां ग्राफीय निरूपण क्या कहता है, ग्राफ का क्षेत्रफल। अरे अवकलन और समाकलन में क्या अंतर है, अवकलन तो कहता है कि आपको कोई भी ग्राफ दिया हुआ है उसका जो ढाल है वही अवकलन को यहां बता रहा है, जबकि यहां पे क्या समाकलन किसको बता रहा है, इस ग्राफ का क्षेत्रफल। ठीक है सर, तो सर क्षेत्रफल हम ज्ञात क्यों कर रहे हैं, क्या काम में आ रहा है। मैंने बोला है dy/dx, y किसी बच्चे ने बोला सर वेग है और आपका जो x है ना वो समय है, तो dv/dt यदि निकालना है तो, और dv/dt का मतलब क्या होता है, त्वरण। इसका मतलब आपको वेग और समय के बीच बड़ा ग्राफ दिया हुआ है मान लो, और आपसे बोलते हैं कि त्वरण ज्ञात करना है। अरे जिसको अवकलन के अनुप्रयोग पता होंगे वही तो ज्ञात कर पाएगा त्वरण। सर ये वेग है, ये समय है, कोई बच्चा v का dt के सापेक्ष समाकलन करने की कोशिश करेगा, मतलब क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करेगा इस ग्राफ का, और v इंटू dt कुछ होता ही नहीं है, वेग इंटू समय, वेग इंटू समय, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा क्षेत्रफल, यहाँ पे दो चीजें हैं, v इंटू समय होता है विस्थापन, विस्थापन भी निकल जाएगा, लेकिन उसने त्वरण पूछा है, और त्वरण v इंटू dt कभी आता नहीं है, वेग इंटू समय कभी त्वरण को बताता नहीं है। त्वरण क्या बताता है, वेग बटे समय। इसका मतलब हमें समाकलन नहीं करना, हमें क्या करना है, इस ग्राफ का ढाल लेना है बेटा, इस ग्राफ का क्या लेना है, ढाल। और ढाल कैसे लेंगे सर, tan थीटा हमें दिया हुआ है, मतलब आपको t की वैल्यू अलग अलग दी हुई रहेगी। जैसे मान लो ये है t की वैल्यू 2 और इधर v की वैल्यू दी हुई है मान लो आपको 4, तो ढाल क्या हो गया, ढाल हो गया सर हमारे पास में 4 - 0 बटे 2 - 0, तो कितना आ गया 4 बटे 2 बराबर कितना आ गया 2। यही हमारे पास में क्या आ गया, tan थीटा, और यही क्या है त्वरण, और त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर/सेकंड²। तो हमें फॉर्मूले याद होंगे तभी हम इन अनुप्रयोगों को समझ पाएंगे। अब यहाँ पे मैं समाकलन की बात करता हूँ, समाकलन का अनुप्रयोग क्या है बेटा, देखो समाकलन का अनुप्रयोग समझना। यहाँ पे मान लो आपको क्या दिया हुआ है, आपको ऐसे दिया हुआ है, आपको बोला है कि एक कण का वेग है जो कुछ इस प्रकार से निर्भर कर रहा है, v² + 2t, है ना। ये क्वेश्चन है कि एक कण का वेग समय पे इस प्रकार निर्भर करता है t² + 2t। अब बोला गया है आपसे क्या, t = 0 से t = 1 सेकेंड के मध्य कण द्वारा तय विस्थापन कितना होगा। कण एक सीधी रेखा में चल रहा है, कण एक सीधी रेखा में चल रहा है। अब बताओ विस्थापन कैसे ज्ञात करें, क्या आप कर सकते हो क्या। जिस बच्चे को फॉर्मूला पता हो ऑटोमेटिक समझेगा, सर v में t का भाग देंगे तब तो अवकलन आएगा, मतलब अवकलन का अनुप्रयोग नहीं है ये। लेकिन सर हमें इतना पता है कि v समय का फलन है, मतलब v का यदि हम t के सापेक्ष गुणा करते हैं, देखो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। देखो विस्थापन को सॉरी वेग को समय से गुणा करो तो क्या मिल रहा है, विस्थापन, मतलब समाकलन। गुणा का मतलब समाकलन, भाग का मतलब अवकलन। तो v को t के साथ अवकलन करोगे तो भाई आपको क्या मिलेगा, त्वरण। लेकिन v को t के सापेक्ष समाकलन करो तो क्या मिलेगा, विस्थापन। ये लो विस्थापन हमें मिल गया। अब जब विस्थापन हमें मिल रहा है तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सर ये हो गया सीधा सीधा t² + 2t × dt। लिमिट भी दी हुई है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक। तो कितना हो गया बेटा यहाँ पे, t² का समाकलन t³ / 3 प्लस 2t का कितना होगा 2, ऐसे कैसे, और t का क्या हो जाएगा t²/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। लिमिट पुट करनी हमें कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। जहाँ जहाँ t है 1 पुट करो सर, 1/3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस जहाँ जहाँ t है 0 पुट करो तो 0 ही आ रहा है। तो हमारे पास में आंसर कितना हो गया, एलसीएम आया 1 + 3/3, 1 + 3/3। देखो एलसीएम आ रहा है हमारे पास में 1 + 3/3, तो क्या हो गया 4/3। यही हमारा आंसर है। क्लियर है। समाकलन और अवकलन के अनुप्रयोगों को समझना है तो हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए। एक एग्जाम्पल और लो समाकलन के अनुप्रयोग का। इसका मतलब समाकलन का अनुप्रयोग क्या कर रहा है, वेग का समय के सापेक्ष समाकलन में विस्थापन को बताता है। एक और देखो, एक एग्जाम्पल और लेके आपको बताता हूँ जो आप लोगों ने पढ़ा है, बल तो सबने पढ़ा ही है। कार्य देखो, कार्य बराबर होता है
बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है बेटा, बल इंटू विस्थापन। यदि आपको बोल दिया जाए कि बल किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है ना, एफ किस पर निर्भर कर रहा है, एफ निर्भर करता है विस्थापन पर, मान लो, मतलब आपको फलन देगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये बोल दिया कि न्यूटन है। देखो बल किसका फलन है, बल x का फलन है। अब बोलेगा x बराबर 0 से x बराबर 1 तक कण को विस्थापित करने में कितना कार्य किया जाएगा, विस्थापन करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। अब बताओ क्या करें, देखें, क्या f का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, नहीं करेंगे सर, df अपॉन dx। बल बटे विस्थापन तो कुछ होता ही नहीं है, बल इंटू विस्थापन होता है, गुणा। इसका मतलब सर यहाँ एफ एक्स का फलन है तो हमें क्या करना है, एफ का एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। तो क्या मिल जाएगा, किया गया कार्य मिल जाएगा। समाकलन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1। तो बेटा क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यूब बटे 3, 1 का समाकलन x आ जाएगा ना। किसी भी नियतांक का समाकलन क्या होता है, 0 नहीं होता। किसी भी नियतांक का समाकलन जिसके सापेक्ष करते हो जाता है। लिमिट पुट करनी है आपको, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। जहाँ जहाँ 1 है 1 पुट करो, 1/3 प्लस 1। जहाँ जहाँ 0 है, ये सबसे पहले हमने अपर लिमिट पुट कर दी, 1/3 प्लस 1। फिर क्या लगाएंगे, माइनस, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 0 प्लस 0। वही बेटा हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4/3 जूल, 4/3 जूल। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है, क्लियर है सभी। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है समाकलन पे बेस्ड, जैसे कि कार्य वगैरह के, वेग वगैरह के, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो, फोकस करो। बुक वगैरह में इसके काफ़ी एप्लीकेशंस है। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है बच्चों।